वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। शहर इक़्तिदार में सियासी हलचल उरूज पर पहुंच गई है। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी धमाका कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से 48 घंटों में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद तहरीके अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है, जिस पर 80 से जायद अपोजिशन अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन भी तैयार कर ली है, जो किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। कौमी असम्बली में 162 अरकान की हिमायत रखने वाली हिज़्ब इख्तलाफ को तहरीके अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए 172 अरकान की हिमायत दरकार है। अब सवाल यह है कि वजीर आजम के खिलाफ अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी या फिर नाकाम हो जाएगी। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ तारुफ मैं आपसे करवाई देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊँगी। कल हम बात कर रहे थे और आप यही कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद आना शायद कोई इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अपोजिशन इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो क्या हुकूमत के लिए कोई सरप्राइज तैयार हो रहा है? नहीं, सरप्राइज तो कोई भी नहीं है। अब अगर तहरीक एतमाद पेश होती है तो अब सरप्राइज तो कोई नहीं, ऐलान तो हो चुका है। मुझे इंतज़ार है तहरीक एतमाद पेश होने का। वो कब पेश होती है, किस तरह पेश होती है, और आज की जो बात है वो खासी डेवलप हो गई है और मुसव्वदे भी तैयार हो गया है। जरदारी साहब मिल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, दोनों टेलीफोन पर बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, और ये 3-4 अफराद हैं प्लस नवाज शरीफ साहब, जिन्हें इल्म है कि क्या करना है, किस तरह करना है और क्या टाइमलाइन क्या है इनकी। तो अब अगर ये तहरीक बात आती है तो इसका मतलब है इनको ये है कि दाने पूरे हो गए इनके दाने। लेकिन आज जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा, बड़ा मज़े का खेल हो गया है। पहले उन्होंने कहा था, याद होगा आपको, कि भी हम किचन में सामान जमा कर रहे हैं, ग्रॉसरी, खाना वाना पकाने के लिए, और जब होगा तो हांडी चढ़ाएंगे। आज कह रहे हैं कि बड़ी हांडी है, चढ़ चुकी है, पहला उबाल आने में देर लगती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात MQM की है। वो कहते हैं हम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। तो ये अजीबोगरीब कैफियत है उधर बलूचिस्तान में, सूरत हाल बन रही है। तो लगता ही है कि सब खिलाड़ी अपना अपना खेल खेल रहे हैं और कोई ना कोई ऐसा है। और फिर बिलावल साहब का बड़ा ज़बरदस्त जुमला है कि काफ लीग मुफ्त में तो आपकी हिमायत नहीं करेगी। तो अब कोई सौदेबाजी हो रही है, शायद होगी। तहरीक अदम एतमाद, मेरा ख्याल ये है कि जमहूरी अमल को किस तरह मुस्तकम करती है मुझे पता नहीं, लेकिन उसका हिस्सा ज़रूर है ये, और उसमें ही पेश हो सकती है। आज जो एक्टिविटी है उससे लग रहा है कि शायद ये जल्द पेश कर देंगे, लेकिन जितना ड्रैग करेंगे, हमने कल भी बात की थी, उतने ही मसाइल बढ़ेंगे इनको, उतनी इनके साथ सूरत हाल जो है वो गड़बड़ होगी और अफवाहें उड़ेंगी। अफवाहें ज़्यादा ये उड़ रही है कि किसी को ख़रीद रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। काफ लीग को भी कोई बड़ा पेशकश, परवेज़ इलाही की पेशकश, अगर परवेज़ इलाही की पेशकश पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तैयार हो जाते हैं तो फिर गालिबन इम्कान है कि तहरीक एतमाद फिर जाएगी। लेकिन उसके बाद एक बड़ा मरहला होगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा नया, क्या वो प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट ले पाएगा, ये बड़ी बात है। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, लेकिन अब मौलाना साहब भी कह चुके हैं कि 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। आप भी हमेशा यही कहते रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद आएगी। आपके ख्याल में ये जो तहरीक अदम एतमाद आएगी, ये किसकी ख्वाहिश है? नून लीग की ख्वाहिश है या मौलाना साहब की ख्वाहिश है, या फिर इस ख्वाहिश के पीछे पीपल्स पार्टी है? नहीं, ना नून लीग की ख्वाहिश है, ना पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, ना मौलाना की ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो उसकी है जो ख्वाहिश कर सकता है और जिसके पास ख्वाहिश करने का इख्तियार मौजूद है। लेकिन बहरहाल नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान एक पेज पर आए हैं, और हमने देखा है कि इतने ज़बरदस्त इख्तलाफात के बावजूद भी वो 15 दिन में एक पेज पर आ गए और आसिफ जरदारी साहब शहबाज शरीफ के घर पहुंच गए, फजलुर रहमान उधर पहुंच गए, चौधरी साहब को 14 साल पुरानी रुकावटें दूर होने लग गई हैं, MQM साहब के दरवाजे खुल गए। तो ये कोई आसान करिश्मा तो नहीं था,
लेकिन ये करिश्मा होने जा रहा था और साफ दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा था कि ये होने जा रहा है। और मैं आपके प्रोग्राम में मुसलसल कह रहा था कि ये मुलाकातें फजूल नहीं हैं और ये लोग फजूल एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे पूरी एक कहानी मौजूद है और उस कहानी में जी का जाना ठहर गया है। तो आपके इसी प्रोग्राम में दोस्त कहते रहे कि ये सिर्फ मुलाकातें हैं, एक दूसरे से खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, लेकिन मेरे से इख्तलाफ रहा है उनका। और मेरा अब भी ख्याल है कि अगले 2-3 दिन में ये पेश हो जाएगी और फिर जब इस पर काउंटिंग भी होगी तो वो काउंटिंग में अपोजिशन जीत जाएगी। नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, हमेशा से वो कहते भी रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि फिर नंबर्स कैसे पूरे करेगी ऑपोजिशन? मैच में सनसनी बहुत ज़्यादा है। तेज बॉलर भागता हुआ आया, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल बैट्समैन ने हिट मारी, बहुत ऊंची गई, लेकिन बाउंड्री के पास कैच हो गई। ये आपने देखा पिछले दिनों मैच के अंदर। अभी भी यही हो रहा है कि इनके अंदर जो है वो जोश जज्बा बहुत ज़्यादा है। अपोजिशन अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, मुलाकातें भी कर ली हैं, लेकिन नंबर अभी भी पूरे नहीं हो रहे। लेकिन क्योंकि वो एक मामला छेड़ चुके हैं, एक चीज़ कह चुके हैं, इसलिए वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं। अगर अभी वो रिक्विजिशन दे भी देंगे तो मेरे ख्याल से 23 मार्च से पहले तो इजलास हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट की रेनोवेशन हो रही है, उसके बाद ओएससी का इजलास आ जाएगा, बात अप्रैल तक चली जाएगी। और जब बात अप्रैल तक चली जाएगी तो उसमें 1 अप्रैल भी आएगा, हमें उसका भी बड़ा ख्याल रखना है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अपोजिशन अपना आखिरी जोर ज़रूर लगा रही है और इस जोर लगाने का फ़ायदा ये हुआ है कि हुकूमत इस वक्त प्रेशर में ज़रूर है, क्योंकि अपोजिशन को आपने देखा कि इमरान खान साहब ने एक पैकेज का भी ऐलान किया, उसके बाद जाके काफ लीग से मिले, एमक्यूएम से मिलने का भी अंदिया दिया जा रहा है। शायद इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो शायद उनकी कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ आज पीएम हाउस में मुलाकात भी है। तो प्रेशर तो उनके ऊपर आया ज़रूर है। लेकिन आपको अगर याद होगा जब 1988 में मोहतरमा की आई थी, अपना हुकूमत आई थी, उस वक्त उनकी उम्र भी 34-35 साल थी, इतना तजुर्बा भी नहीं था। तो जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी और उनके खिलाफ IGI बहुत बड़ा जो है एक इत्तेहाद था, और जनरल दुरानी ने जिस तरह बताया कि पैसों का भी लेन देन हुआ, बहुत जोर लगा, शायद अंपायर भी उस वक्त उनके साथ था, लेकिन वो अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सका था। तो मुझे भी यही लग रहा है कि ये कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे इन तिलों में तेल नज़र नहीं आता। ब्रिगेडियर साहब, लग रहा है कि ऑपोजिशन कोई बड़ा अपसेट कर सकती है? शायद देखें, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वी ऑल एग्री कि ये एक जमहूरी अमल है, इस पे कोई भी एतराज़ नहीं करता। लेकिन बात यह है, और हमारे पैनलिस्ट कुछ इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब आनी है और बड़ी खुशी से इंतज़ार कर रहे हैं। बात यह है कि ये जितने पॉलिटिशियन इस वक्त हैं, सबको अपने पॉलिटिकल और पार्टी इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट चाहिए। पाकिस्तान की इनको कोई परवाह नहीं। बात मैं एज ए पाकिस्तानी एंड लाइकवाइज हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, मेरा उन सबसे एक ही सवाल है, और हमारा सवाल होना चाहिए ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि उनके पास इसका सलूशन क्या है। जब प्राइस जो हो सकती थी डाउन कर दी गई, क्या ये ला के और बेहतर हालात कर लेंगे? देखें, मैं ये कहता हूँ, आप बताएं ना आवाम को इस वक्त, PDM शुड अनाउंस कि हम आने के बाद क्या करेंगे। अगर मुल्क को और इंतशार में डाल देना है, पार्टी की रस्साकशी में आ जाएगा, या जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे, क्या इन प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल डोमेस्टिक और रीजनल एनवायरनमेंट्स के अंदर क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? एज ए पाकिस्तानी मैं बात करूँ, ऑनेस्टली, जस्ट एज ए पाकिस्तानी, क्या उससे हमें कोई फ़ायदा होगा? क्या इंस्टेबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए है? आप जो मुल्क इस वक्त इंटरनेशनल यूक्रेन के हालात देख लें, अफगानिस्तान, इंडिया, USA और उसके साथ जो एलाइड प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या इससे मुल्क को फ़ायदा होगा? इफ़ द आंसर इज़ येस, आई एम विद एवरीवन एंड आई एम विद नो कॉन्फिडेंस। अगर इसका हल नहीं है तो मैं आई स्टिल फील कि ये जो एक जमहूरी तरीका है, आप उनको 1-1.5 साल करने दें, खुद ब खुद अवाम उनको झटका लगाएंगे, नाराज़ होंगे, नहीं बन सकेंगे। तो आई थिंक ये आई लीव द क्वेश्चन ओपन। बट लेकिन जनरली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होना हुकूमत के होते हुए बहुत मुश्किल होता है। बट मौलाना साहब जिस तरह कर रहे हैं, बट ये मौलाना की खुशी है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सब किया धरा इनका है, क्योंकि ही इज पावर हंग्री। जी,
ठीक है मुजम्मिल साहब, अमीर अब्बास साहब का कमेंट ले लूं फिर आपकी जानिब आ जाती हूँ। अमीर अब्बास साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने जो लॉन्ग मार्च वो कर रहे हैं उसमें उन्होंने खिताब भी किया और वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद आने तक जो नंबर गेम्स है वो पूरी हो जाएगी। आपके ख्याल में इस दावे के पीछे क्या कुछ वादे हैं? देखिए, बिलावल साहब ने तो यहाँ तक कहा था पहले कि मुल्तान क्रॉस नहीं करेंगे हम और सिलेक्टेड की हुकूमत गिर जाएगी। तो अब तो वो लाहौर भी पहुंचने वाले होंगे, तो सिलेक्टेड की हुकूमत बकौल उनकी अभी तक तो नहीं गिरी है। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ऑपोजिशन को सबसे बड़ा तकिया था उनके इत्तेहादियों पे, इमरान खान के, जिसमें पीएमएलक्यू और एमक्यूएम दो बड़े इत्तेहादी हैं। दूसरे नंबर पर है जहांगीर तरीन के लोग, वो अभी तक इनडिसाइसिव है, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। और तीसरे नंबर पर इमरान खान साहब की पार्टी के अपने लोग, जिनमें बिलाशुबा बहुत सारे लोग नाराज हैं। उसमें कुछ कराची के एमएनएस भी हैं, उसमें नूर आलम खान जैसे लोग भी हैं। अब इत्तेहादी तो इनका काम कर नहीं सके फिलहाल, तो अब सारा का सारा भरोसा इनका है इमरान खान के अपने लोगों पर। अब इमरान खान के लोग अगर ठीक है अमीर अब्बास साहब, आपकी जानिब दोबारा आ जाती हूँ, गालिबन ऑडियो का कोई इशू है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अजीब मंतक है कि आपने ये तय कर लिया है कि चूँकि बाकियों के पास कोई रोड मैप नहीं है लिहाजा इनको मज़ीद तबाही करने का मौका दिया जाए। बाकी कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा ये जो कर रही हैं। एक हफ़्ता पहले तक आप हमें यही दलील देते थे कि देखें कोई भी कीमतें कम नहीं कर सकता, तो आप नए आके कौन सी कीमतें कम कर लेंगे। आप देखें ऑपोजिशन जब बाहर आई है तो कीमतें कम हुई कि नहीं हुई हैं? अभी तो सिर्फ ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है और कीमतें कम हुई हैं या नहीं हुई हैं। आवाम को रिलीफ, इसका मतलब है कि ये हुकूमत 3 साल पहले भी रिलीफ दे सकती थी। इसकी बेहिसी थी कि ये लोगों को रिलीफ नहीं दे रही थी। अब जब अपना इक़्तिदार ख़तरे में आया है तो रिलीफ देने की बात शुरू हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये बेहतरीन वक्त है नए इलेक्शन का। कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं, तो फिर यहाँ पर कम क्यों कर दी, कैसे कर दी? ये भी एक लॉजिक कैसे कर दी? तो इसलिए मैं समझता हूँ ये मंतक बहुत ही अजीब है कि जी किसी के पास कोई रोड मैप नहीं, इनके अलावा पाकिस्तान में सब फजूल और जाहिल लोग हैं। ये जो इक़्तिदार में बैठे हैं ना, यही वाहिद सूरमा है जो मुल्क को चला सकते हैं। बाकी तो 22 करोड़ में से किसी के अंदर कोई अहलियत ही नहीं है, लिहाजा इनको मुकम्मल तबाही करने का मौका दिया जाए। ये नई मंतक एक पेश की जाती है दिफा में। ठीक है, इनकी कारकर्दगी बुरी है, ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, ये कुछ नहीं सके, लेकिन इनके अलावा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो हैरान हो गया हूं कि ये क्या मंतक है इस मुल्क में। ब्रिगेडियर साहब और नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आ जाती हूं, लेकिन पहले मैं एनबीसी का कमेंट ऐड कर लूं। जी एनबीसी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बाज़ औक़ात मुझे अजीब लगता है कि हम एक बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और उस गुफ्तगू में अचानक वो पॉलिटिकल पार्टीज की या पॉलिटिशियंस की बैशिंग शुरू हो जाती है। ब्रिगेडियर साहब ने शुरू किया कि ये सियासतदान, भाई ये सियासतदान इस मुल्क के हुक्मरान हैं, इस मुल्क की ये मतलब इनके नौकर नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, इनको हुकूमतें करनी है। अब अगर कोई अपना रोड मैप लेकर आया था 90 डेज का और इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, तो वो भी काबिले दस्तंदाजी पुलिस नहीं है, क्योंकि उसने अपनी नाकामी का 2 बार कल इतराफ़ किया है, परसों इतराफ़ किया है कि ये मिनिस्ट्री स्कीम हमें पहले रोज़ सही तरीके से लानी चाहिए थी, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें पहले रोज लानी चाहिए थी। तो अब ये इतराफात शुरू हो गए। तो हर सियासतदान गलती करता है, बड़ी गलती करता है। मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और उस लॉन्ग मार्च के शुरू होने से पहले नवाज शरीफ फारिग हो गए थे। शायद अंदाजा हो, नवाज शरीफ नहीं, प्रेसिडेंट साहब भी चले गए थे लॉन्ग मार्च से पहले। तो लॉन्ग मार्च भी असर करता है, तहरीक एतमाद नाकाम हो या कामयाब हो वो भी असर करती है, हर हुकूमत को डेंट पहुँचाती है। जो भी हुकूमत अंदर हो बैठी हुई, मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि मुझे यकीन था कि नहीं आएगी, लेकिन अगर आ रही है तो ठीक है, ऑप्शन है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की बैशिंग ये अलाउ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, ये किसी तरह भी। इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, वो कहते हैं पैसा बहुत आ गया मेरे पास, तो मुझे यकीन है कि इतना पैसा है कि अगले हफ्ते भी 15 तारीख से पहले और कमी होगी। लोगों को और कमी चाहिए कीमतों में, ठीक है, ये कमी होनी चाहिए। ठीक है, अमीर अब्बास साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। अब बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से।
देखिए अगर आप इजाजत दें तो जो जी। मुजम्मिल साहब ने फरमाया मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा कि इमरान खान ने चूंकि बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, इमरान खान ने सारा कुछ इस मुल्क का सौदा कर दिया, इस मुल्क को गिरवी रखवा दिया, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, लिहाजा इमरान खान की हुकूमत को उलट दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये फिर मुजम्मिल साहब से ये भी जरा आज के प्रोग्राम में जमानत ले लें कि ये फिर उसूल बनना चाहिए इस मुल्क में कि फिर जो इस मुल्क में बेड़ा गर्क करेगा फिर वो 6 महीने से ज्यादा उसको चलने नहीं दिया जाएगा, फिर उसकी हुकूमत गिरानी पड़ेगी। ये मत खेले खेल। किसी ने इस मुल्क के साथ को अच्छा नहीं किया। कोई नवाज शरीफ के पास एडम स्मिथ नहीं था मईशत का, पीपल्स पार्टी के पास कोई एडम स्मिथ नहीं था मईशत का, कोई काबिल कदर गवर्नेंस नहीं थी इनकी। हमारी है शॉर्ट लिव्ड मेमोरी, हमारी बुद्धि में से बात निकल जाती है। आप थोड़ा सा आज से 6 साल पीछे चले जाएं, 2016-17 में कोसते थे हम सब नवाज शरीफ को बैठ के कि बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का। शहबाज शरीफ की 10 साल गवर्नेंस पर लोग शोर मचाते थे कि ना पुलिस ठीक की शहबाज शरीफ ने, ना इदारे ठीक किए, ना करप्शन का खात्मा किया, ना ब्यूरोक्रेसी को ठीक किया, ना अदालती रिफॉर्म्स लेकर आए। कुछ नहीं करते थे वो लोग भी। उस वक्त भी लोग कहते थे निकालो शहबाज शरीफ को, निकालो नवाज शरीफ को। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 5 साल, क्या कुछ नहीं हुआ पीपल्स पार्टी के साथ? निकालो, ये मिस्टर 10% है, करप्ट है, फलाना ढिमकाना। सुकून मिल गया आप लोगों को निकाल के। अगर एक को टिक रहा है तो उसको टिकने क्यों नहीं देते आप लोग? ये एक अजीब मंतक बन गई हुई है इस मुल्क के अंदर। ठीक। हाँ, अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको कोई हक नहीं है इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी करने का, बट उसको तयन कौन करेगा? उसका तयन पाकिस्तान की आवाम करेंगे। एक गलत रविश की इब्तिदा मत डाले खुदारा इस मुल्क के अंदर। बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हमने देख ली है। आप आज निकाल दें इमरान खान को, डंडा होगा, सोटा होगा, शहर होगा, इमरान खान होगा, वो नहीं चलने देगा फिर आपको। पाकिस्तान की आवाम को एक घिनौने दायरे में आप घुमाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं शायद सिर्फ ये कह रहा हूँ, रोड मैप अगर इस हुकूमत के पास जो भी था और वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन रोड मैप ऑपोजिशन को आने से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लॉन्च करने में बताना चाहिए अवाम को कि ये क्या करते हैं। ये मुजम्मिल साहब को बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। नंबर 2, जो प्राइस की बात की जाती है, प्राइस इसलिए पहले डाउन नहीं हो रही थी, IMF वर्ल्ड बैंक ने जो कंडीशंस लगाई हुई थी, एंड यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम देयर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, जिसकी वजह से जब वो खत्म हुआ है तो फिर प्राइस बढ़ाई गई है। और इसको मुझे सिर्फ है कि हम ये जब जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब जी, बात हो रही थी अजीब मंतक की, तो ये भी अजीब मंतक है ना कि अपोजिशन इकट्ठी हो गई। अपोजिशन तो 3 साल से इकट्ठी है। जब PDM का पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ था, उस वक्त बहुत बड़ा जलसा था। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने यहाँ पेशावर रोड के ऊपर इतना बड़ा धरना दिया था। बात समझने की होती कि उस वक्त हालात इस किस्म के नहीं थे। अब आपके रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, कुछ आपके पास पैसे आए हैं, कुछ आपके मामलात IMF के साथ तय हो गए हैं, तो आपने रिलीफ दे दिया। अब रिलीफ दे दिया तो अपोजिशन और उनके साथ दूसरे लोगों को भी तकलीफ है जी कि पेट्रोल तो वहाँ महंगा हो रहा है, आपने यहाँ कैसे सस्ता कर दिया? भाई किसी तरफ तो टिकोना, एक तरफ ये शोर मचा देते हैं महंगाई और होनी चाहिए। इससे और ज़्यादा, बिल्कुल NBC ने सही कहा कि इससे ज़्यादा जो है वो और भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, सैलरीड पर्सन परेशान है। तो अगर गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला किया है, जिसका मैंने पब्लिक में जाके देखा है कि बड़ा अच्छा इफेक्ट है, पब्लिक खुश है, तो अगर पब्लिक खुश हो रही है तो थोड़ी देर के लिए आप भी खुश हो जाए कि एक ही डंडोरा जो है वही मुसलसल पीटते रहना है। जी, NBC। मैं कहता है कि अमीर ने एक बात अच्छा जुमला कहा कि जिसका हक बनता है, जो हुकूमत का हक रखता है, उस हुकूमत करने दें आप। हमारी तारीख बड़ी बुरी है, बड़ी दागदार तारीख है हमारी। सोहरावर्दी से आप शुरू कर दें, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, ये एक अजीब खेल होता रहा कि प्राइम मिनिस्टर आया, 6 महीने के लिए आया, घर चला गया। प्राइम मिनिस्टर आया, 1 साल के लिए आया, घर चला गया। प्राइम मिनिस्टर आया, 2 साल के लिए आया, घर चला गया। फिर अदालतों के ज़रिए हुकूमतें बरतरफ कराई गई। एक अदालत ने एक को बरतरफ किया, दूसरे को जो सिलसिला में बहाल कर दिया। ये अजीबोगरीब खेल हुआ इस मुल्क के साथ। इस मुल्क का मुकद्दर इसलिए ख़राब हुआ, मुकद्दर ख़राब नहीं है, इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ उसने इस मुल्क की जो सियासत है उसे ख़राब किया, इस मुल्क की जमहूरियत को ख़राब किया। इस मुल्क में किसी भी हुक्मरान को जो मुंतखब होकर आया, 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। बड़ी मुश्किल से जरदारी साहब ने पूरे किए, पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करके, लेकिन किसी को पूरे नहीं करने दिए गए। टिक्के बैठने दें यार, 5 साल बाद एहतसाब करें। ठीक। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब।
देखें, ये भी कोई दलील नहीं कि जी अगर आपने निकाला तो वो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा, वो चौराहों में जाके अदम इस्तेकाम करेगा, मुल्क में हंगामे करा देगा, मुल्क को तबाह कर देगा, लिहाजा उसको इक़्तिदार में रहने दें, नहीं तो वो तो मुल्क तबाह कर देगा। ये तो कोई दलील ना हुई, ये नहायत ही गैर जमहूरी दलील है कि अगर आपने किसी को आइनी और जमहूरी तरीके से निकाला तो वो नहायत मुल्क में अदम इस्तेकाम लाएगा, वो मुल्क को तबाह कर देगा, आग लगा देगा। ये क्या मंतक है, ये क्या दलील है कि जी अगर मुझे इक़्तिदार नहीं देंगे तो मैं मुल्क को तबाह कर दूंगा, मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। नहीं। जो भी करेंगे आइन और कानून के दायरे में अंदर रह के करेंगे, जमहूरी जद्दोजहद करेंगे। जितनी अभी पिछले सारे ज़मीनी इंतखाब आप आ रहे हैं, अगला कौमी इंतखाब फौरन कराने के लिए ऑपोजिशन पार्टियां कह रही हैं, पता लग जाएगा किसकी क्या पॉपुलैरिटी है। मुजम्मिल साहब, अगर फिर पीपल्स पार्टी को ये जमहूरी हक हासिल है ना कि वो कराची और सिंध से और लाड़काना से बंदे लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाए, तो फिर इमरान खान को भी ये हक हासिल होगा ना, फिर वो भी बंदे लेकर निकल पड़ेगा। फिर उस वक्त किसी के पेट में मरोड़ नहीं। अगर बंदे होंगे तो निकलेगा ना यार, अगर बंदे ही ना होंगे तो कैसे निकलेगा? अगर बंदे ही नहीं होंगे तो कैसे निकलेगा? लोग आएंगे इमरान खान के साथ जब उसकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस के साथ। भाई आप तो पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी इस वक्त कौन जाएगा इमरान खान के साथ सड़कों पर? इस वक्त तो जलसे हो रहे हैं मंडी, बाउदीन और मेलसी में, कोई लाहौर कराची में जलसा करने की सोच रहे हैं। इस वक्त कौन जाएगा इमरान खान के साथ? मुजम्मिल साहब, उमरकोट का जलसा देखा की बात करनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप सबका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमारे एनालिस्ट की राय, और जब यही सवाल हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद क्या कामयाब होगी या फिर नाकाम हो जाएगी, तो 31% लोगों का मानना यह था कि जी ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये कामयाब हो जाएगी, लेकिन 69% लोग ऐसे हैं जिनको मानना ये है और उनका यकीन ये है कि ये नाकाम हो जाएगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या फिर नाकाम होगी। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, अब से कुछ देर कबल मोना सलाही की मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, असद उमर भी उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने तो एक मरतबा फिर से यकीन दहानी करा दी है। मुस्लिम लीग काफ अगर हुकूमत का साथ देती है तो आपके ख्याल में मुमकिन क्या डिमांड्स हो सकती हैं? क्या पंजाब की वजारत आला भी मांग सकती है मुस्लिम लीग काफ? नहीं, वजारत आला तो वो मांगेंगे क्योंकि दूसरी तरफ से ऑफ़र मौजूद है, लेकिन ये तीसरी दफ़ा है कि हुकूमत ने मुस्लिम लीग काफ की हिमायत का ऐलान किया है, और मुझे डर है कि तीसरी दफ़ा भी तरदीद ना आ जाए। इससे पहले 3 दिन पहले असद कैसर साहब की मोना सलाही साहब से गुफ्तगू हुई, उसके बाद स्पीकर हाउस से टिकर जारी हुए कि उन्होंने हिमायत का यकीन दिलाया, जिसके बाद मोना सलाही साहब ने ट्वीट किया कि अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, हमने कोई यकीन नहीं दिलाया। फिर प्राइम मिनिस्टर जिस दिन चौधरियों के घर गए उस दिन, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये खबरें चलाई गई कि चौधरियों ने हमारी हिमायत का ऐलान कर दिया है। चौधरियों ने वापस तरदीद चलाई कि जी अदम एतमाद पर तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तीसरी दफा हुकूमत की जानिब से भी कोई बयान नहीं आया, मोना सलाही ने ट्वीट किया है। मुलाकात हुई। अब आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी तो कहा है ना कि हंडिया भी चढ़ी है, पहला उबाल आएगा तो फैसला करेंगे, तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग काफ का ये फैसला है, ये फाइनल तो ट्वीट किया। ये भी हो सकता है, मैं इसको, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की जो गेम है वो माइनस PMLQ भी तो डिजाइंड है ना, उसमें इस वक्त PMLQ को अपोजिशन ने कोई वाज़े ऑफर भी तो नहीं की है, और सब कह रहे हैं कि उनके बगैर नंबर पूरे हैं और उनके नंबरों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि मुस्लिम लीग काफ एंड पे अदम एतमाद में साथ होगी। ठीक है। NBC, अगर जैसे कि मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि माइनस PMLQ भी जो है वो तहरीक अदम एतमाद डिजाइन है, अगर तो डिजाइंड है तो फिर कहां से नंबर पूरे करेगी अपोजिशन? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरा ख्याल ये है कि अभी तक नंबर पूरे नहीं है। अगर नंबर पूरे नहीं होते तो फिर ये जो एक्टिविटीज हैं आपको नजर नहीं आ रही होती, और बहुत वाइजली जरदारी साहब और मौलाना साहब कोशिश कर रहे हैं कि नंबर पूरे हो सके। अगर नंबर पूरे हो जाते तो फिर मैंने पिछली बार जो कहा था कि तहरीक पेश हो चुकी होती, उसमें कोई डर खौफ क्या बात थी, क्योंकि उसके बाद का जो भगड़ साहब कह रहे हैं ना कि क्या होगा रोड मैप, वो रोड मैप भी तैयार है। सुबह बताया बिलावल ने कि एक शॉर्ट टर्म गैप आएगा, उसमें एक केयर टेकर आएगा, वो रिफॉर्म्स करेगा, इंतखाबी रिफॉर्म्स,
मुख्तसर मुद्दत के लिए, और उसके बाद इंतखाबात करा दिए जाएंगे, ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा उसके अंदर। तो बातें हैं, मेरे ख्याल में कुछ तय अंदर चीज़ें हो चुकी हैं जिनको ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, मिलियन डॉलर का सवाल है कि इनके पास वोट कहाँ से आएंगे। देखिए, रिकॉर्ड जो है ना वो बड़ा गड़बड़ है। रिकॉर्ड ये है कि काफ वाले और MQ वाले एन वक्त के ऊपर साइड से निकल जाते हैं। पतली गली से एक लफ्ज़ आता है उर्दू में, स्ट्रीट स्लैंग में आता है, पतली गली से निकल जाते हैं और दूसरे लोग देखते रह जाते हैं कि हुआ क्या है, तो ये सरप्राइज ना आ जाए। लेकिन मुझे लगता है ये है कि अभी वो वक्त नहीं आया कि कोई सरप्राइज हो और वोट पूरे हो जाए। ठीक, अमीर अब्बास साहब, तकरीबन 51 ऐसे तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने पहले भी जो है वो सियासी वफादारियाँ अपनी तब्दील की हैं। अब आपके ख्याल में क्या लगता है, तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसे कौन बड़ा सरप्राइज दे सकता है, इत्तेहादी जमातों में से और अपनी जमात में से? देखिए, 2 मकाम होते हैं जहां पे वफादारी तब्दील की जाती है शाइस्ता। एक है इलेक्शन से पहले और एक है ये मरहला कि जब एक पार्लियामेंट मौजूद है, आप एक पार्टी में मौजूद हैं, आप एक हुकूमत का हिस्सा है और आप वहां पे उस हुकूमत को छोड़कर किसी और के साथ जाकर बैठ जाए। तो जो इलेक्शन से पहले वफादारी तब्दील की जाती है वो तो हमारे यहाँ होती रही है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इतनी आसानी से वफादारियां तब्दील नहीं होती हैं। अब अगर कोई इमरान खान का साथी इमरान खान को छोड़कर और वो PDM के या ऑपोजिशन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल होता है, तो अगर कोई ये कहे मुझे कि वो उसूलों की बुनियाद पर हो रहा है और वो इसको नफली इबादत समझकर कह रहा है, तो वो कहने वाला तो कुछ स्टूपिड हो सकता है, लेकिन कम से कम मैं स्टूपिड नहीं बन सकता इस बात में। जो भी छोड़कर जाएगा इस मरहले पर इमरान खान को, वो किसी जाती मुफाद के तहत छोड़कर जा रहा है, वो हॉर्स ट्रेडिंग के तहत छोड़ के जा रहा है। ये जहन से निकाल दें अगर किसी को खबत सवार है कि इस मुल्क में उसूलों की सियासत है। ना इमरान खान की उसूलों की सियासत है, ना इमरान खान के मुखालिफ धड़े की उसूलों की सियासत है। ये इक़्तिदार की, हिर्स की, लालच की और हवस की सियासत है। जो छोड़ के जाएगा वो इसी हवस की वजह से छोड़ के जाएगा, उसको कुछ ना कुछ लगेगा, मुंह को खून लगेगा, वो छोड़ के जाएगा। ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं है कि वो किसी उसूलों की बुनियाद पर आज इमरान खान को छोड़कर ऑपोजिशन के साथ जाके बैठेगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, जिस तरह से ऑपोजिशन जमातें इतनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद ले आएंगी जनाब, वो कामयाब हो जाएगी और सब कुछ जो है वो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होगा, तो उससे एक बात लगती है कि या तो ऑपोजिशन की मैथ बहुत ख़राब है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसे ही है? यहाँ मैं आपको 2 मिसालें दूंगा, क्योंकि ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। एक शख्स होता है, उसने अंडों का टोकरा सर पे उठाया हुआ होता है और जब वो टोकरा लेके जा रहा होता है तो सोच रहा होता है इसमें से मैं बच्चे निकालूंगा, जब वो बड़े होंगे तो मुर्गियां बेच के मैं बकरियां ले लूँगा, बकरियां बेच के फिर मैं भैंसे ले लूँगा, फिर उनका बाड़ा बनाऊंगा, फिर उनका दूध बेचूंगा, फिर मैं करोड़पति हो जाऊंगा। और इतने में उसको ठोकर लगती है, वो अंडे भी गिर जाते हैं। इसी तरह एक बच्चा जो है वो दरिया में गिर जाता है तो एक शख्स छलांग लगाता है, उसे बचा के बाहर ले आता है। जब बाहर ले आता है तो सब लोग मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं, मुबारकबाद देनी शुरू कर देते हैं। तो वो कहता है कि ये मुबारकबाद छोड़ो, पहले ये मुझे बुझाओ, मुझे धक्का किसने दिया था। तो बात ये है कि ये अदम एतमाद के बारे में जो इतने पुरुमीद हैं, इन्होंने कह तो दिया कि हम लेके आ रहे हैं, लेकिन इनसे नंबर पूरे नहीं हो रहे। भाई जब नंबर पूरे होते उस वक्त आपको ये टेबल करनी चाहिए थी। आप काफ लीग के पास गए, आप MQM के पास गए, दोनों तरफ से नाउमीदी हुई, तो अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरे हैं तो आ जाएंगे मैदान में। सही। NBC, ब्रिगेडियर साहब का कमेंट लेती हूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अगर आलमी मंजरनामे पे देखें तो रशिया और यूक्रेन की जंग जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, फिर पाकिस्तान में पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हो रही है, OIC का इजलास भी पाकिस्तान में होना है, तो ऐसे में ये सियासी हलचल, ये सियासी रस्साकुशी क्या दुरुस्त है? मैं यही बार बार बात करता हूँ कि ये बहुत नुकसानदेह है। और अभी अगर यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हो रही है, इसके अंदर और प्राइस बढ़ जाती हैं और ये हुकूमत भी चेंज कर देते हैं, व्हाट हैपेंस विद द PDM या इनकी अपोजिशन के साथ, और फिर उसके क्या ये मुल्की मफाद में है? इधर OIC इज़ कमिंग, इतने अरसे बाद 20-22 साल के बाद जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आई है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, फिर उसके बाद जो मैंने रीजनल इंटरनेशनल दोनों हालात हमारे सामने हैं। इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, मुल्क में इस्तेहकाम होना चाहिए। क्या इस वक्त हमें अवाम हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना चाहिए? अगर मुल्क से मोहब्बत हो, मैं कहता हूँ कि 6 महीने तो आपको कम अज़ कम ये बजट तक तो देखें वर्ल्ड गन वेपन, ये इनको इतनी जल्दी क्या है, ये क्या अचीव करना चाहते हैं,
क्यों लोग हम इतना खुश हो रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में किसी तरीके से आ जाए और जो चाहे नाकाम हो जाए, एक नया एक सियासी रस्साकशी शुरू हो जाएगी। मुल्क का सोचें, हमने मुल्क में रहना है, हमारे बच्चों ने मुल्क में रहना है। ठीक है, पाकिस्तान होगा तो सब कुछ होगा। आई थिंक बिल्कुल, ये हमें पहले सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी के हवाले से। एनबीसी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जब मैं कह रहा था कि पहले तो मुझे अब तक समझ में ये नहीं आया कि हमें इमोशनली ब्लैकमेल क्यों किया जाता है, कि बहुत हालात ख़राब हैं, यूक्रेन में ये हो रहा है, रूस में ये हो रहा है, टम्बकटू में ये हुआ और स्कैंडिनेविया में ये हो गया। साथ ही साथ ये भी कि साहब 6 महीने और 7 इसको चलने दें। मुझे इस पर बिल्कुल इतराज़ नहीं है कि 5 साल पूरे, तो मैं तो इसका वकील हूँ कि 5 साल पूरे करें, लेकिन इसके लिए ब्लैकमेल ना करें। क्योंकि देखिए, अगर OIC का इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में तो बहुत अच्छी बात है। उसका एजेंडा क्या है बता दें मुझे आप। क्या उसके एजेंडे में कश्मीर है? मेरा ख्याल है तो नहीं है कश्मीर, क्योंकि OIC में कश्मीर तो आजकल बैन हो चल रहा है। दूसरी बात यह कि नसीम ने बहुत ज़बरदस्त लतीफ़ा सुनाया आज। टोकरी का लतीफ़ा बहुत तारीखी है और बहुत फिट है आज के माहौल में। इमरान खान साहब सर पर टोकरी रख कर आए थे। अगर तकरीरें सुन लें आप तो वो सर पर टोकरी थी, अंडों वाली टोकरी, और टूट गई है। अब उठाते रहे उसको आप, काले जहां दराज है मेरा इंतजार कर। ठीक, मुजम्मिल साहब, एक टोकरी में मरियम नवाज वाली भी थी, उसका जिक्र नहीं आया। मैं तो तकरीरों की बात कर रहा हूँ मुजम्मिल साहब, नसीम, मैं रिकॉर्ड की बात करता हूँ ठीक है कि मुजम्मिल क्या क्या साहब, करूंगा मैं आऊंगा तो तेल की कीमत मैं नहीं सिर्फ होगी, यही मैं कहना आऊंगा चाहता हूँ तो कि जीत नसीम हो जाएगा। सिद्दीकी साहब के मैं दलाइल आऊंगा अब तो यही टैक्स है कि करूंगा। कौमी मैं असम्बली को आऊंगा तो ताला लगा हुआ है, वहाँ मैं आऊंगा रेनोवेशन तो हो रही है, कटलेट का इसलिए बजाय- अदम एतमाद मैं पर आऊंगा वोटिंग नहीं हो सबको जेल सकती। भेज दूंगा। फिर दो बात लतीफ़े कर रहे हैं हैं। उसके जवाब में कि टोकरा गिर गया है। टोकरा तो इमरान खान का गिर गया है क्योंकि उसके अंदर से अंडे टूट के दूसरी तरफ जाके गिर रहे हैं। पहली हुकूमत देखिए जिसके लोग ऑपोजिशन को ज्वाइन कर रहे हैं, ऑपोजिशन हुकूमत को ज्वाइन करती है। ये पहली हुकूमत है जिसके लोग ऑपोजिशन को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ये जाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान के टिकट पर मजीद इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। ठीक है, लोगों ने हल्कों में जाना है, लोग हल्कों में जा नहीं पा रहे। साहब, आपका पॉइंट आ गया। जी अमीर अब्बास साहब। शाइस्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजम्मिल साहब कि इमरान खान का टोकरा जो है वो गिर रहा है और उसमें से अंडे भी जो है वो सारे गिर गए हैं, ये गिर रहे हैं। लेकिन ये वो अंडे हैं जो आज गिर के उस दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो गंदे अंडे हैं। और इन गंदे अंडों को अब ये सारे जो सियासत के चैंपियन हैं, करना चाहिए। इन्होंने नवाज शरीफ को भी डिच किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने आसिफ जरदारी को भी डिच किया हुआ है। ठीक है, आपका पॉइंट आज आ गया। अगर ये मेरे पास इमरान खान को वक्त डिच की कर कमी लें- है दर हकीकत। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखें, मैं ये बात करता हूँ कि हमारे पैनल में किसी को बाइस नहीं होना चाहिए। हमें अपनी लॉजिक के साथ अपना रिपोर्ट देना चाहिए। जी, किसी की बिकॉज वी आर बाइस कह दिया आपने यार। इंडिपेंडेंट, वी शुड बी वेरी क्लियर। और सेकंड ये है यहाँ कि कौन ये बाइस्ड है? बात ये बाइस्ड, आई थिंक द पर्सन हु वाज स्पीकिंग दे आर ऑल बाइस्ड and we can understand. No, we are not never biased. We talk all. We are educated people, हमारे पास तजुर्बा है। अगर आपसे इख्तलाफ करें तो बाइस हो गए। अगर आपसे इख्तलाफ करें तो बाइस हो गए। आप ये हदीस कहेंगे जो कहेंगे, आप पर ईमान ले आए तो ठीक है, आपसे इख्तलाफ करें तो बाइस हो गए। ये भी एक बड़ा, ये भी नया नैरेटिव है कि जो आपसे इख्तलाफ करेगा वो बाइस है, जो आपसे इत्तेफाक करेगा वही मुहब्बे वतन है, दूसरे तो सारे गद्दार हैं। जो आपसे इख्तलाफ करेगा वो मुहब्बे वतन हो ही नहीं सकता। You are nothing for me. I am not push for you. I am only push for the right point. और मेरा हमेशा राइट, मैं वो बात करता हूँ जो हुकूमत की गलत है, I'll speak it out. बट आप भी बाइस नहीं हैं। ठीक है, आप सबका कोई पॉइंट आ बाइस गया। नहीं है। मैं लास्ट नसीम सिद्दीकी साहब का कमेंट ऐड कर लूं। जी नसीम सिद्दीकी साहब। जी नहीं, बात बाइस की इस तरह खैर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना अपना ओपिनियन देता है, किसी जाहिर के है। बारे में नहीं कहना सीधी सी चाहिए, बात। क्योंकि हमारा अपना अपना तज्जिया है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं हुकूमत पे तनकीद भी करता हूँ, हुकूमत के अच्छे कामों के ऊपर भी आता हूँ। NBC भी इस तरह बात करते हैं, जनरल साहब हो गए, ब्रिगेडियर साहब हो गए, मुजम्मिल अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसका एक अपना एक्सपीरियंस है, वो पंजाब में बैठा हुआ है। छोटी मोटी नोक झोंक तो हम कर सकते हैं, और जिस तरह अमीर अब्बास अपना तजुर्बा बताता है, इस्लामाबाद में बैठे हैं, रोज़ाना किसी ना किसी से मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें बाइस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब जो है एक
फैमिली की तरह हैं, तजिया ठीक है। यहाँ पे करते हैं और अपना ठीक अपना है। ओपिनियन देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सबका नुक्ता नजर है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।